10 बार ऐसा क्या होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं, मेरे को मेरा बिज़नेस कैसा है वो भी आप बताओ। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि हम 3 महीने 6 महीने का उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको बिज़नेस पूरा रन करा करके, उनकी सारी बिज़नेस के जो जो चीज़ें गुर सिखा करके उनको हम ड्राइविंग सीट पे, कार के ड्राइविंग सीट पे बैठाए थे। अब यहाँ से आप अपना रास्ता तय कीजिए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बिज़नेस को कैसे चलाते हैं, ठीक है। उस आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं उमर स्टूडियो। आज मैं यहाँ पे एक ख़ास मेहमान के साथ मौजूद हूँ जिनसे हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे, इनके कारनामों को आपके सामने रखेंगे। तो जिनसे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये साहब हैं जनाब मोहम्मद शहबाज आलम साहब। और अभी हम जिस दफ़्तर में बैठे हुए हैं ये एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो मिडिल ईस्ट यानी जो अरब कंट्री में ये कंपनी काम कर रही है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यूएई के दुबई में है। और इस कंपनी का नाम है AMCA। और यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं उसके फाउंडर और CEO। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब आपका, हमारे ऑफिस आने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हैं आपसे। जैसे आपने 2 दिन हमें आसपास के पूरे इलाके को दिखाया, बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ आपके काम को देखने और समझने का भी मुझे मौका मिला। तो मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपकी जो कंपनी है इसके बारे में ज़रा आप बताएं तेज़ी में, ताकि हमारे पास काम है, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी है। तो जल्दी जल्दी बताएं कि ये आपको आइडियाज़ कैसे आए, कब शुरू किया और इसमें आप करते क्या हैं। देखिए, कंपनी जो हमने स्टार्ट किया 2014 में स्टार्ट किया, और इसमें हम लोग बेसिकली कंपनी सेटअप, टैक्स, कंपनी खोलने से बंद करने तक जितनी भी सर्विसेज आती हैं हम सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, वैट से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड काम हो गए, वीज़ाज़ हो गए, फैमिली वीज़ा हो गए, PRO सर्विसेज, तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी खोलना और बंद करना यहाँ पे अपने आप में बहुत बड़ा अहम काम है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। रही बात कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो चूँकि हम बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे वालिद साहब, उनका ट्रेडिशनल बिज़नेस है, 60 साल पुराना बिज़नेस है, 50 साल पुराना बिज़नेस है, ठीक है। तो वो हमारे आइडियल पर्सन भी हैं। वो अपने बिज़नेस 200 रुपये से, फुटपाथ से अपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखा, और उन्होंने चीज़ें सिखाई हमें कि कैसे जद्दोजहद करना है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे हमेशा ये किस्सा याद आता है कि हमारे यहाँ ट्रक से माल अनलोडिंग होता था, तो हम लोग सारे भाई और वालिद साहब और स्टाफ लोग सब कोई मिलजुल के काम उतारते थे। कभी ऐसा उन्होंने एटीट्यूड नहीं सिखाया कि भाई अब मालिक हैं, हम खड़े रहेंगे, कुर्सी लगा के बैठेंगे और ये लोग काम करेंगे। तो अब उन्होंने एक चीज़ सिखाया कि अपने काम में बेटा ना कोई मज़दूर होता है ना कोई मालिक होता है, आप मालिक भी हो मज़दूर भी हो अपने काम में। और वालिद साहब ने फिर बिज़नेस के गुर सिखाए अपने, और स्कूल के बाद बहुत छोटे से, बचपन से वो मतलब कि स्कूल पढ़ाया भी, ठीक है, तालीम भी दिया, इल्म भी, अच्छी स्कूल में दाखिला भी कराया। साथ साथ हम लोग को याद है कि जहाँ सारे बच्चे जाया करते थे खेलने के लिए, ठीक है, तो हम लोग हाफ डे स्कूल के बाद मस्त खाना वाना खा के फिर हम लोग दुकान जाया करते थे पापा के साथ। और ऐसा नहीं कि खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मोस्टली टाइम में जो उन्होंने जो वक्त जो था वो बिजनेस, तो उनका बहुत अहम किरदार और अहम रोल रहा तो हम कुल लोग। मिला के मामला ये है कि आपने बिज़नेस अपने वालिद साहब से सीखा है। हाँ, वही हमारे आइडियल पर्सन है जी। वालिद साहब, उनसे ही सीखा है, वही रोल मॉडल है हमारी ज़िंदगी में। और उन्होंने अपने सारे बच्चों को सिखाया बिज़नेस कैसे करना है। माशाल्लाह से हम लोग सब भाई, 5 भाई इस कंपनी में हैं, और एक भाई इंडिया है जो उनका ट्रेडिशनल बिज़नेस है, वो पापा का बिज़नेस वो संभालते हैं। तो यहाँ पे मुझे जानना है कि जो आप यहाँ पे जो अभी मेन आपका यहाँ का जो काम है जिसमें आपके ज़्यादातर भाई आपके साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो इसमें आप जो अपने क्लाइंट हैं उनको क्या क्या सुविधाएं देते हैं, उनका आप किस तरह से हेल्प करते हैं, तो उसके बारे में अगर आप बताएं हमारे ऑडियंस को, उनको पता चले कि अगर उनको भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम रहा तो वो आपसे डायरेक्टली हमारे थ्रू, ये यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपकी वेबसाइट का लिंक भी उसमें डालूंगा ताकि लोग आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। तो ज़रा उनको अपने काम के बारे में बताइए। बिल्कुल। काम जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। और दुबई एक इंटरनेशनल मार्केट है,
यहाँ पे चीज़ें खुद से नहीं होती है, ठीक है। अभी नहीं, इंडिया में भी हमें भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एक सीए फर्म को हायर करना होता है। तो बेसिकली हम लोग सीए फर्म है जो कि अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करते हैं, उनका सारा बिजनेस प्लान, उनका फिजिबिलिटी स्टडी, जो पहला जो प्री रजिस्ट्रेशन जो चीज़ें होती हैं उनको हम बताते हैं कि ये बिज़नेस, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, आइडिया नहीं होता है, ठीक है, जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको पता नहीं होता है कैसे क्या करना है, तो वो हम उनका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। बास बार ऐसा होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे को फिजिबिलिटी स्टडी करके बताओ ये बिज़नेस मेरे लिए फिजिबल है कि नहीं, तो हम उनके ऊपर पूरा रिसर्च करके उनको बताते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आपके कंपटीटर्स हैं, ये आपका कंपिटिटिव प्राइस होना चाहिए मार्केट में, ये आपके ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये आपको खर्चा आएगा। 3 साल के बाद आप ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। और 1 साल में जाते हो, 6 महीने में जाते हो, 3 डिफर करता है कंपनीज टू कंपनीज, ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 ईयर्स का प्रोजेक्शन हम उनको करके देते हैं जो कंपनी चलाने के लिए चाहिए होता है। इसके इसके साथ ही कंपनी रजिस्ट्रेशन, उनके वीज़ा, उनके ऑफिसेज, मतलब कि पूरा कंसल्टेंट का जो काम होता है उनको सारा सुविधा करते हैं, उनको बस बिजनेस स्टार्ट करना है। बार बार ऐसा क्या होता है कि क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं, मेरे को मेरा बिज़नेस कैसा है वो भी आप बताओ। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि हम 3 महीने 6 महीने का उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको बिज़नेस पूरा रन करा करके, उनकी सारी बिज़नेस के जो जो चीज़ें गुर सिखा करके उनको हम ड्राइविंग सीट पे, कार के ड्राइविंग सीट पे बैठाए थे, अब यहाँ से आप अपना रास्ता तय कीजिए। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बिज़नेस को कैसे चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद की तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती हमारा है। जो ये वीडियो है ये देख रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के लोग, क्योंकि हम लोग उर्दू हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जो लोग होंगे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही होंगे। तो अगर आप लोग यूएई में आके, दुबई में आके बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप शहबाज साहब से मतलब कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। तो मेरा एक सवाल है, क्या मिनिमम अमाउंट चाहिए यहाँ पे एक छोटा मोटा किसी भी तरह का अगर बिजनेस कोई रन करना चाहता है, कोई खड़ा करना चाहता है, उसके लिए कितना, उसको अगर हिंदुस्तान से वो कितना रुपया लेकर आए ताकि वो यहाँ पे अपने बिजनेस को सस्टेन कर सके, चला सके? देखिए, अगर आप 10 लाख रुपया भी लाते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स बिजनेस है, जैसे नून, अमेज़न, जैसे कि ये सारे प्लेटफॉर्म है, या आईटी कंसल्टिंग हो गई, या आपकी इंडस्ट्री का जो वीडियो प्रमोशन और ये सारी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग, 10 लाख रुपए में वो आराम से एक छोटा मोटा कैफेटेरिया, चाय समोसा और क्या नाम है, रोल, ठीक है, पेस्ट्री, ये छोटा मोटा कैफेटेरिया मिनिमम 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, ठीक है, वो स्टार्ट कर सकते हैं और वो बिज़नेस यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम हो गया, मैक्सिमम का कोई लिमिट ही नहीं। लिमिट नहीं है, वो आपके डिपेंड करता है कि आप, अगर आप पाम जुमेरा में अगर कोई रेस्टोरेंट खोलते हैं या फिर आप बुर्जुल अरब में रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो मिलियंस में जाएंगे, वो करोड़ों करोड़ में जाएगा, ठीक है। अगर आप छोटा मोटा कैफेटेरिया खोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई हम, और जो हमारे इंडियन और क्या नाम है, एक मेरा एशियन, इसमें हाँ। मैं बीच में ये करूं, क्योंकि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, आमतौर पर दुबई को दुनिया का सबसे महंगा शहर, सबसे रईस शहर माना जाता है। तो अगर मुझ जैसा इंसान भी अगर मान लीजिए यहाँ बिजनेस करने को सोचे तो ये सोचेगा कि कम से कम यार 8-10 करोड़ रुपया नहीं होगा तो कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं। राइट। तो वह तो बिजनेस कुछ भी हो सकता है, छोटा मतलब चाय की दुकान से भी लेकर, मतलब यह हर तरह का बिजनेस। तो इस वजह का मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ज़्यादातर जो लोग, हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो इंसान 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट ही करता है, करोड़ों में नहीं जाता। करोड़ मतलब उसके लिए एक बड़ा रकम होता है, उसके लिए फिर उसको बहुत ज़्यादा रिस्क लेना होगा। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आखिर वैसा मतलब कि आप कह रहे हैं कि मिनिमम 10 लाख रुपए से आप अगर इन्वेस्टमेंट करें तो यहाँ पे आप छोटे मोटे कारोबार जो खुद का होगा, कहीं आपको नौकरी नहीं करनी पड़ी, वो आप राइट। कर सकते हैं। तो इसके बारे में मतलब ये है कि अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिनको हाँ, जिनको बिजनेस करना, जो लोग इंटरेस्टेड, जिनको लगता है कि दुबई में बिजनेस स्टार्ट करना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, ठीक है, तो आजकल चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, ठीक है, तो वो आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे रहने का जो हम डिसाइड करते हैं अपने हैसियत के अनुसार, ठीक है, अपन वो हम लोग रहने का जगह ठिकाना ढूंढते हैं कि भाई हमको इस एरिया में रहना है, तो ठीक उसी तरह बिजनेस भी है। आपका जितने पास कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आप, बहुत सारे बिजनेस ऐसा है जो आप यहाँ पे दुबई में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपको पता है कि आपको उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, तो डेफिनेटली आप उस बिज़नेस को रन करा सकते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 5 लाख का बिज़नेस आप 5 करोड़ में तब्दील कर सकते हैं 2 से 3 साल में, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है। बिज़नेस चलाना बहुत आसान है, कोई हैसल नहीं, कोई कुछ नहीं। आप काम करो,
पैसा लो, एडवांस लो, उसके बाद काम करो, आपको बैलेंस पेमेंट कलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ का जो सिस्टम जो है, क्योंकि यहाँ पे ये दुबई अपने आप में एक बिजनेस हब है। यहाँ पे आपको सारे एक्सपर्ट, सारे लोग सब बिजनेस ही हैं या नौकरी पेशा तो लोग हैं, मैं ठीक ये है। जानना चाह रहा तो इस काम में जनाब शहबाज आलम साहब और उनकी एएमसीए जो कंपनी है, ये किस तरह से लोगों की मदद कर सकती है? हम मदद करने बैठे हैं, हमारा काम ही, हमारा एक्सपर्टीज़ ही यही है। किसी के पास अगर कैपिटल है, ठीक है, तो वो कैपिटल लेके आए, हम उनको आइडिया दे सकते हैं कि ठीक है आपके पास ये कैपिटल, आपके पास 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, तो इस पे आप इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। प्लस हम उनका थोड़ा सा काउंसलिंग करते हैं, उनसे अंडरस्टैंड करते हैं कि बाज़ दफ़ा कई लोगों को क्या होता है, फोटोग्राफी का बहुत शौक़ होता है, ठीक है, वीडियो बनाने का बहुत शौक़ होता है। बहुत लोगों का बाज़ दफ़ा होता है कि भाई मॉडलिंग का बहुत शौक़ होता है, क्रिएटिविटी में बहुत वो होते हैं। बाद लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को खाने का बहुत शौक है, तो वो रेस्टोरेंट कैफेटेरिया, सो हम लोग उसके काउंसलिंग करके और उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम उनको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये बिज़नेस होगा और इसको ये बिज़नेस मॉड्यूल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसका बिज़नेस प्लान, फिजिबिलिटी स्टडी और जो वीज़ा प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम लोग करके देते हैं। तो जैसा देखिए हर चीज़ बता रहे हैं कि हर तरह से आपकी मदद की जाएगी, यहाँ तक कि 3 महीना तक आपके बिज़नेस को रन करके भी आपको दे दिया जाएगा। तो उसके लिए अधिक जानने के लिए मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, उस पे आप जाएं और शहबाज साहब का कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे मिलेगा। तो आप वहाँ एचआर जो एक तरीका होता है एक कंपनी से, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे जान सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको जानने और समझने को मिलेगा। तो हम इनसे अपनी गुफ्तगू को, अपने बात को और आगे बढ़ाते हैं, हम और भी इनसे इनके कारनामे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि आप बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और बहुत ही स्ट्रगल करके आपके वालिद साहब ने आप सब लोगों को पढ़ाया और आप लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो ये एक इंडियन डायस्पोरा और बिहारी डायस्पोरा, बिहारी मुस्लिम डायस्पोरा के लिए भी एक फ़ख्र की बात है कि आप एक ऐसी जगह पे बैठ के बहुत सारे काम कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे था आपके साथ, आपकी कंपनी के स्टाफ से भी मिला, यहाँ पे स्पोर्ट्स भी हुए, सारे लोगों ने खेल में हिस्सा भी लिया, हम लोगों ने खुद उसमें मतलब काफ़ी मज़े किए। तो मैं वो जानना चाह रहा, तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि ये ज़्यादातर जो लोग थे, नौजवान लड़के थे, वो ज़्यादातर आपके इलाके ही से बिलोंग करते, तो मुजफ्फरपुर के आसपास से। इसकी क्या वजह है? मतलब इस कुछ आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ सोच रहे हैं, क्या आपको पॉलिटिक्स करनी है, क्या करना, मतलब क्या है आपके जहन में कि आपके मखसूस इलाके ही से लड़के हैं आपके साथ? उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जहाँ पे आपके अपने लोग होते हैं और चाहे वो भाई हों, रिश्तेदार हों या आस पड़ोस हो, दोस्त अहबाब हों, उनके साथ अगर आप काम करते हैं तो एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। वो सारे लोग अपने कंपनी समझ के काम करते हैं, ठीक है। ये तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ 19-20 होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दोस्त या रिश्तेदार या वो लोग आते हैं आपके साथ काम करने के लिए, वो आपको क्या नाम है परफॉर्म नहीं कर पाते, तो फिर उनको प्रोफेशनल वे में ना कहना या कंपनी से उनको बोलना, उनको निकालना बड़ा टफ, बड़ा मुश्किल का वक्त होता है। लेकिन उन लोगों के साथ काम करके और अपने लोगों के साथ काम करके फ़ायदा ही मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग ऐसे जगह से जहाँ मैं आया हूँ, तो मेरा ये मानना है कि जब हम वहाँ से आए हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। बेसिकली उन पे हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उनके कम्युनिकेशन स्किल पे, ठीक है, उनके पहनावे पे, उनके ओढ़ावा पे, उनके बोलने पे, उनके हेयर स्टाइल पे, ड्रेसिंग पे, जो इंटरनेशनल मार्केट को, तो उन पे हम लोग बहुत काम करते हैं। और इसको हम लोग एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे हम लोग काम करते हैं। और आपको बता दूं कि हमारा एक एनजीओ भी चलता है, ट्रस्टवर्दी ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन, तो उसमें हम लोग वही करते हैं कि उसके माध्यम से हम लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पे उनको बुलाते हैं, उनको सिखाते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग हैं जो बहुत कम टाइम में सीख लेते हैं, किनको वक्त लगता है, और जो बिल्कुल मतलब कि जिनको ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तो फिर उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई आपसे अलविदा। तो ये जो CSR का जो कंसेप्ट है, तो बेसिकली उसमें आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट का काम करवाते हैं और उनको अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं।
मतलब क्या है इसका तरीका, कुछ बताएं। या देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें पहले जो जब स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था ये जो फाउंडेशन, तो उसमें मैं किसी त्यौहार पे कपड़े का डिस्ट्रीब्यूशन करता था। फिर फ्लड हुआ तो उसमें खाना बंटवा दिया। और CNA और जो अभी जो हुआ है ना NCR क्या हुआ था अभी, वो CANRC। सॉरी CANRC हुआ था, तो उसमें हमने लोगों को बहुत राशन डिस्ट्रीब्यूशन कराया। ठीक है, ये तो चलता रहता है। ठीक है, ये तो एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी एक इंसान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हो, उसको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ठीक है, और अपने जैसा तैयार करते हैं, अपने जैसे इन्फ्लुएंस करते हो कि नहीं आप इंडिपेंडेंट बनो, और एक आदमी इंडिपेंडेंट अगर जब बनता है तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब, अपने समाज के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल वो साबित होता है। और उसके ज़रिए से उस कई परिवारें चलती हैं, अपनी बहनी की शादी कर पाता है, और बेसिकली वो इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंट होता है उसकी वजह से उसके परिवार जो है एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही एजेंडा है कि उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड हूँ, मुझे पता है कि इकोनॉमिक और पैसे का क्या वैल्यू है, जो हमने वाली साहब ने जो सिखाया, और हम लोग बिजनेसमैन हैं, और हमने जो सीखा, जो अपने जो स्ट्रगलिंग दौर था उसमें जो सीखा कि पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक तरीके से सोशल कॉज के लिए भी कर रहे हैं, प्लस उनको इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं, और उसका अच्छा चीज़ क्या हो रहा है कि वो साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोग सब कोई, आपने देखा क्रिकेट में एक परिवार की तरह इस कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हो। कंपनी में आप देखेंगे मेरे दोस्त अहबाब के छोटे भाई हैं, कुछ तो दोस्त अहबाब भी हैं, और भी क्या नाम है, कुछ रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कंपनी में भरे हुए हैं, और ये सफ़र अभी तक जो है, अभी तो बहुत आगे जाना है, ये तो शुरुआत है इंशाल्लाह। ये बिल्कुल आसान नहीं था, इसमें बहुत सारे गुमनाम चेहरे भी हैं जिन्होंने हमको यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे जो बड़े भाई साहब उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था, उनका भी बहुत योगदान रहा। उसके बाद हमारे और भी बगल में हमारे एक भाई हैं जो खालिद हाशमी साहब, जो यहाँ पे दुबई में काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह रहे थे, तो उस स्टडी में उन्होंने मुझे रहने का जगह दिया, बहुत कोऑपरेट किया। तो ऐसे ऐसे कितने लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो जिन्होंने अपने गुमनाम तरीके से जो सपोर्ट किया, बिना किसी द लालच के, या बिना किसी इस चीज़ के। तो उसी सब चीज़ों से सबसे सीखते हुए हम भी उसी राह पे चल रहे हैं कि भाई किसी से कुछ प्रॉफिट मोटिव नहीं, हम सपोर्ट, और सब लोगों की दुआ लग रही है। ये इसमें सिर्फ मेरा मेहनत नहीं है, और मेरे भाइयों की मेहनत नहीं है, और स्टाफ की मेहनत नहीं, सारे परिवार वालों, उनके परिवार वालों की दुआ है। मेरे वालिद की, मेरे वालदा, उनका अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में। मेरी वालदा, हम कहेंगे कि उन्होंने बहुत मेरे लिए जद्दोजहद किया है, बहुत काउंसलिंग की है मेरी। ठीक है, तो और हमारे अंकल मरहूम, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। ठीक है, तो इंसान जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ उसका मेहनत नहीं होता है, वालिद वालदा की दुआएं होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मैं क्या इंक्लूड करना चाहूँगा कि नमाज का पाबंद। जब मैं यहाँ दुबई आया था तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उस दिन मैंने अपने आप से, अल्लाह ताला से कमिटमेंट किया कि नहीं, जानबूझ के नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सो तब से आज का दिन है। ठीक है, मैं बहुत रेयर टू रेयर केस में मेरी नमाज मिस होती है, लेकिन जानबूझ के मैं नमाज कभी भी, और कभी मिस भी हो गया तो मुझे बड़ा पछतावा होता है कि भाई आज मेरी नमाज मिस हो गई। तो ये सब चीज़ों का एक, सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन हो करके, ठीक है, ये सक्सेस है। उसके बाद मेहनत, पागलपन, कुर्बानियाँ जो दी हैं, सेक्रीफाइस किया है, चाहे वो किसी रिश्तेदार के शादी में ना जा सका, या किसी के मौत हो गई वहाँ पे शिरकत नहीं कर सका किसी के जनाजे में, या और भी बहुत सारी चीज़ें, खाना, रात रात भर जागना। तो लोगों को सक्सेस दिखता है कि भाई फ़ला आदमी छोटे से शहर में जा कर के इतने सालों में यहाँ से वहाँ पहुँच गया, लेकिन उसके पीछे जो ज़मीनी हकीकत है, जो स्ट्रगल होता है, वो या तो वो उसका दिल जानता है, या फिर वो इंसान जानता है कि यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या मुश्किलें का सामना करना पड़ा। और ये मुमकिन भी नहीं था बिना
भाइयों के और जो मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बगैर में उनके और जो दुआएं हैं, और जो मैं जब यहाँ पे आया था जिनका लोगों को जो इनिशियल इसमें सपोर्ट चाहिए होता है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूँ। जो सपोर्ट मुझे मिला मैं उसको ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल। जो जिनको अभी मिल रहा है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसी तो समाज का विकास होगा, इसी तो डेवलपमेंट होगा। बस यही चीज़ है, देखिए, इसके लिए कोई एहसान नहीं है। ये जो एक तो एक हर एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को ये चीज़ करना चाहिए। और उसका खुशी का कोई पैसा, कोई दौलत, कोई क्या नाम है स्टारडम, कोई सेल्फ इस्टीम, वो सब कुछ भी आपको क्या नाम है वो परतर नहीं कर सकता है, उसका बेशक कोई बेशक बेशक। नहीं है। तो ये हर एक इंसान को ये चीज़ तो करनी देखा, बहुत सारी बात एक गुफ्तगू में मुझे बीच में सवाल पूछने का मौका भी नहीं मिला, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये सीएसआर के थ्रू मतलब बच्चों को स्किल्ड करते हैं, उनको उसके पैरों पे खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी तरह से जिस तरह से आज ये अपने पैर पे खड़े हैं। और इनका मकसद ये है कि वो जो लड़के हैं वो भी इसी तरह से आगे बढ़ें और लोगों की मदद करें। साथ में मतलब मदद करने का सेंस ये है कि उनको इतना स्किल्ड कर दें कि वो काम आ सके सोसाइटी के। और फिर इन्होंने बहुत सारे अपने स्ट्रगल के बारे में बताया, अपने कारनामे के बारे में बताया। तो मैं इनसे फाइनल सवाल ये करते हुए मतलब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि एक आध दो सक्सेस स्टोरी अगर आप बताते चलें कि क्या आपकी एक आध सक्सेस स्टोरी है सीएसआर, मतलब जो आपके जो ये हैं कि बहुत सारे जो बच्चे फंस गए थे, यहाँ आते हैं बहुत से एजेंट के थ्रू, उसके बाद किस तरह से उनको रिसीव करके आपने बहुत सारा फिर उनको वापस स्किल किया, फिर वो अलग अलग जगह लग के काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरी यहाँ पे सुनने और जानने को भी मिली। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि एक आध कोई सक्सेस स्टोरी लोगों को आप बताएं ताकि लोग भी इंस्पायर्ड हों कि वो भी अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में इसी तरह से लोगों की मतलब काम आए। बेसिकली काम मदद इस सेंस में नहीं कि उसके बदले को, बेसिकली ये है कि हमको किसी ने दिया, हमारे साथ किसी ने अच्छा सलूक किया, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसके साथ राइट, कुछ अच्छा करें। राइट, सो मैं राइट। ये फाइनल कंक्लूड करता हूँ इसके साथ अपनी बात को। देखिए आजकल जो इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, जितने भी बाहर भेजने वाले जो एजेंट्स हैं, वो लोग नौकरी के नाम पे, टेक्निकली वो होता है विज़िट वीज़ा। और विज़िट वीज़ा अभी 15-16 हज़ार इंडियन करेंसी में आपको 3 मंथ्स का यहाँ पे मिल जाता है। टिकट भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं वो लोग, बोलते हैं कि भाई आप वीज़ा का उतना पहचान होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे नए होते हैं, उतनी जानकारी होता नहीं, तो बोलते हैं एजेंट उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। यहाँ पे आने के बाद फिर उनके साथ वो सुलूक होता है, ना उनको टाइम पे खाने को दिया जाता है, ना रहने का ठिकाना होता है, और जॉब बस कि जॉब हम दिलवाएंगे। 99% केसेस में ऐसा होता है। लकली किसी का लग गया, फिर वो वही नॉर्मल प्रोसेस करते हैं जो एक आम आदमी अगर विजिट वीज़ा पे यहाँ पे आए और नौकरी ढूंढे, उसको ही वही प्रोसेस करना है। बस ये इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं, बस उनको लाने का और रखने का, और वो भी रखने का जगह ऐसा होता है कि वो उसका एडवांटेज उठाते हैं। तो मेरा एक सजेशन, और 1.25 लाख लेते हैं, आपका खर्चा कितना होता है? 18 हज़ार। और अगर आप क्या नाम है 10,000 और मान हाँ, लीजिए। 10 हज़ार और नहीं नहीं, 18 ही हज़ार, 18-20 हज़ार रुपये खर्चा होता है 3 मंथ वीज़ा का। और 15 हज़ार रुपया आप मान लीजिए टिकट का, 35 हज़ार। और रहना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि 50-60 हज़ार का खर्चा होता है 3 महीने अगर आप रहेंगे तो। उसमें आपसे 1,20,000 रुपया लिया जाता है। वो आपका पैसा, और आपकी जॉब की गारंटी नहीं होती। 1 मिनट के मानते अगर जॉब मिल जाए तो। वैसे ऐसा बहुत सारा ऐसा किस्सा हुआ है, जैसे कि एक आज से तकरीबन 5 साल पहले एक बच्चा मेरे मोहल्ले का आया हुआ था, मेरे दोस्त का छोटा भाई। तो उसको इसी तरह 1.25 लाख रुपया लेकर के इंडिया से, दिल्ली से यहाँ पे भेज दिया गया। वो बेचारा आजमान से बहुत स्ट्रगल कर रहा था। फिर हमारे एक जानने वाले हैं, वो उनको मैंने वहाँ पे उस बच्चे को वहाँ पे रखवाया, ठीक है। बहुत कम सैलरी पे था, लेकिन वो बच्चा, मैंने बोला कि भाई तुम यहाँ पे रह लो। लेकिन उस बच्चे ने 5 साल तक वहाँ पे काम किया, मेरी इज्जत रखी, ठीक है। और आज मैं उस बच्चे को अपने पास वापस बुलाया। वहाँ पे कोरोना के टाइम में कुछ रेस्टोरेंट का बंद होने का इशू किया था, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे कई किस्से। एक और किस्सा, एक और बच्चा जो वहाँ पे बहुत परेशान था मोहल्ले में, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसकी नौकरी ढूंढी तो कोरोना लग गया। फिर कोरोना के बाद फिर मैंने उसको कोशिश किया कि भाई कुछ अपार्टमेंट्स वाले काम उसको इन्वॉल्व कर दूँ, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। फिर मैंने उसको ट्रेनिंग दे करके, उसका स्किल डेवलपमेंट करके, सारा चीज़ कर करके, फिर वो आज के डेट में वो हमारी एडमिन असिस्टेंट पे जॉब पे काम कर रहे हैं। पहले वाला बच्चा सेल्स एग्जीक्यूटिव एडवाइज़र पे काम कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा एक और हमारे मोहल्ले का बच्चा है जो मैकेनिक था, वो यहाँ पे ऑफिस बॉय पे आया था, ठीक है। और आज के डेट में वो एडमिन असिस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेते लेते, सिखाते 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 सिखाते, ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं, सब मैट्रिक पास हैं और इन सारी चीज़ों है। तो
वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब उनका प्रमोशन होते जा उनको रहा है। प्रमोशन होते जा रहा है, उनको मौका मिला करते हैं, वो काम भी बहुत अच्छा से कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, तो मतलब एक प्लेटफॉर्म उनको मिला, ठीक है। तो मेरा दो चीज़ कहना है, ठीक है, जो भी आज के जो यंग है, जो जो नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, एक चीज़, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो, कैसा भी काम कर रहे हो, 5,000 सैलरी पे कर रहे हो, 8,000 सैलरी पे कर रहे हो, सेल्समैन हो, ठीक है, एजेंट हो, इंश्योरेंस ब्रोकर हो, अकाउंटेंट हो, ठीक है, फार्मासिस्ट हो, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट हो, जो भी हो, वॉट एवर, आप अपने काम को ईमानदारी से करो, ठीक है। सैलरी कम मिल रहा है तो भी करो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो अपने आप में जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो वो किसी सैलरी से कम नहीं है। हो सकता है कि आज आपको 5,000 सैलरी मिल रहा है, कल होकर के ड्यू टू योर एक्सपीरियंस और आपके डेडिकेशन और आपके जो काम करने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, उसके अंदर जो घुस के काम कर रहे हो, वही 5,000 आपको 50,000 और 5 लाख तक ले जाएगा। एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो भी लोग चाहते हैं कि भाई हम अब्रॉड में नौकरी करें, ठीक है, तो आने से पहले 2-3 चीज़ कर ले। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी बेसिक MS द ऑफिस का जो ट्रेनिंग होता है वो कर ले। थोड़ा बहुत इंग्लिश स्पीकिंग कर ले, ठीक है। एज सच बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता, आपने देखा है यहाँ पे मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग रहते हैं, ठीक है, किसी की मदर टंग किसी अंग्रेजी की नहीं मदर है। टंग अंग्रेज़ी नहीं है, ठीक है। तो ये अपने ध्यान में ना लाएं कि भाई मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। और मोर ओवर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका जुनून, आपका पागलपन, आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने काम को लेकर के, ठीक है, और आप में कितना विल पावर है, आप कितना स्ट्रगल कर सकते हो। अगर आप स्ट्रगल करना नहीं जानते हो, अगर आपको नहीं पता कि क्या स्ट्रगल करना है, कैसे करना है, अगर एक टाइम अगर आपको खाना नहीं मिला, आप परेशान हो जाते हो, ठीक है, अगर आप रात तक अगर काम करना हो जाए तो आप परेशान हो जाते हो, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर आपका ग्रोथ नहीं है, आपकी सक्सेस नहीं है। आपको बहुत सारे जद्दोजहद से गुज़रना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ये करना होगा, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस देना होगा। तो बस यही मेरा मैसेज है सारे लोगों को कि इंशाल्लाह इस तरीके से काम करेंगे तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, आपको कोई आगे बढ़ने से। और सब मोर इम्पोर्टेंट वालिदैन की दुआएं, और जो मैंने बेसिक चीज़ ऑलरेडी बता दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो आप सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ चीज़ों पे यहाँ पे नज़र डाली गई है, बताया गया है, तो उन चीज़ों पे फोकस करें कि अगर आपको UAE में बिज़नेस खोलना है तो घबराएं नहीं। अच्छे जो कंसल्टेंट हैं, ख़ास के आप शहबाज साहब से बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये आपको ज़्यादा फ्रेंडली हर चीज़ बताएंगे, क्योंकि आप हमारे थ्रू आ रहे हैं, हमारे भरोसे आ रहे हैं, तो मैं इस चीज़ की गारंटी आपको दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ नौकरी करने के लिए आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़, तो कुछ बेसिक चीज़ बताइए कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी और जो एक्सेल और पावर पॉइंट है, इन चीज़ों पे हाथ थोड़ा सा साफ कर लें और अपने आप को कॉन्फिडेंट और मेहनती बनाएं, घबराना नहीं है। तो दीजिए हमें इजाज़त, हम आपके साथ इसी तरह से मिलते रहेंगे अलग अलग लोगों से, और इसी तरह से आपको मोटिवेशनल स्पीक लोगों से जो आपको मोटिवेट कर सके उनसे मिलाते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीजिए हमें इजाज़त। बहुत